अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आरएनएन जश्न आज़ादी स्पेशल। हर साल की तरह हम सालाना पाकिस्तानी दिखाई देने के लिए हम जश्न भी मनाते हैं और इस दावे के साथ कि हमारा मुल्क आज़ाद है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर पाकिस्तानी को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, इंसाफ़ घर की दहलीज़ पे मिलता है, सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं और बच्चों को जो है तालीम की सहूलियात मुयस्सर हैं और हर शहरी जो है वो सुख की साँस ले रहा है, एक आज़ाद फ़िज़ा में। जैसे हर शहरी का ये हक होता है कि जब चाहे वो ज़िंदगी जिए, वो साँस ले, बच्चों के साथ खुशियाँ मनाए। इस दावे के साथ हम इस आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। फ़ैसला आपने खुद करना है। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मैं इसी दुनिया की गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप मुझे अहमकों की जन्नत में देख रहे हैं। मगर ये मेरे दिल की बात थी। मेरे साथ मौजूद हैं इस शो को होस्ट करने के लिए। बुशरा खान और इस वक्त एक स्पेशल एपिसोड है कॉफ़ी विद आरएनएन की जिसमें नईम साहब के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे कुछ खास मेहमान भी। लेकिन मैं चाहूँगी कि नईम साहब यौम आज़ादी की जो स्पेशल एपिसोड है आपने वैसे भी बताया कि आज का दिन हमारे लिए कितना जो है स्पेशल है। इंडिपेंडेंस डे है जनाब। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और मैं नईम साहब को कहूँगी कि प्लीज़ बताइए कि आज हमारे साथ कौन है? अच्छा जी, मेरे जो थोड़े बहुत गिले-शिकवे हैं उनका सिलसिला तो जारी रहेगा मगर बहुत ही खूबसूरत फ़नकार इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए बड़ा सर्व किया उन्होंने और जो उनका यकीनन। शोबा है उसके लिए बड़ी खिदमात हैं। यही वजह है कि हमने इन शख्सियात को बुलाने का फ़ैसला किया जिनकी कंट्रीब्यूशन है। जिनकी कुर्बानी है, मैं समझता हूँ कि वक़्त कुर्बान किया और उनकी जो जद्दोजहद है अपने-अपने शोबे के लिए वो मिसाली है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली हिना नसरुल्लाह से। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू, यौम अस्सलाम आज़ादी वालेकुम। मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। उनके साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने सिंगिंग के मैदान में, उन्होंने तालीम के मैदान में, उन्होंने सोशल वेलफेयर के मैदान में और अब जो है वो सियासी मैदान में तबा आज़मा हैं। चेयरमैन है बराबरी पार्टी, गुलूकार जवाद अहमद। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी थैंक यू वेरी मुबारक। मच। आपको भी। अच्छा जी, वहीं से शुरू कर देते हैं कि हमें यकीन दिलाएँ जी, कि हम आज़ाद हैं, एक तो और दूसरा ये है यकीनन। कि प्रोड्यूसर साहब ने साहब ने चिट्टे कपड़े पवाए थे। हाँ जी। वो जो है ये व्हाइट शर्ट जो आपने पहनी है, ये प्रोफ़ेसर तौक़ीर शेख साहब की शर्ट है, आपके हाँ, वालिद की। हाँ, हाँ। तो बचपन में यौम आज़ादी जब मनाते थे, वो किस तरह की आज़ादी होती थी? आज की यौम आज़ादी कैसी है? और मौजूदा हालात के बारे अच्छा, ये जो शर्ट का जो मामला है ना, बड़ा मज़ेदार है ये। मैं जब मुझे नईम ने कहा ना, मेरी ज़िंदगी में ना 2 नईम हैं। एक तो नईम जो है वो बहुत ही पुरानी मेरी दोस्ती है आपके साथ, और ये मैं तो आपको छोटा भाई भी समझता हूँ अपना। तो ये जो है ना इतनी पुरानी दोस्ती है, जब मैं अभी जुपिटर्स में था उस ज़माने से है। तो इसलिए मैं आपकी बात का बहुत वो कहते हैं ना वेट लेता हूँ हमेशा। दूसरा नईम जो है ना वो ज़्यादा छोटे भाइयों की तरह है, और वो जो है वो प्रोड्यूसर है इस वक़्त इस प्रोग्राम का। और मेरा ख़्याल है कि वो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना वो अ, उसने काम किया है मौसीकी के लिए, जो लोगों को पता भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों के साथ उसने डील किया हुआ है। तो प्रोड्यूसरों का उस खान साहब है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल यही सही बात है। तो उसने मुझे ये फ़रमाइश कर दी कि जी आपने सफ़ेद शर्ट पहननी है। तो मैंने देखा मेरे पास सफ़ेद शर्ट ही नहीं थी। क्रिकेट खेलने के बाद कोई सफ़ेद शर्ट कौन पहनता है? मैंने अपने वालिद साहब की वो वार्डरोब में ना देखा कि ये पड़ी हुई है। मेरे लिए तो बड़ी ये इमोशनल मोमेंट बन गई आज। वो आ भी मुझे पूरी गई है, मुझे लगता है वो पहनते नहीं थे। ये थोड़ी-सी बड़ी है, उनको होगी। मुझे ये ठीक है, मैं इसलिए पहना आया हूँ आज, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की जो आज़ादी हुई थी ना 1947 में, वो होनी तो सारों की चाहिए थी, लेकिन वो आज़ादी ज़्यादा जो मिल गई ना, वो मिल गई जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज़ को, और फिर कबायली सरदारों को, और फिर पीर और मुर्शिद जो हैं सियासी, उनको। फिर अदारों के भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस मुल्क में जब कुछ किया, आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि वो आज़ादी जो है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं हुई आम आदमी में, इसीलिए वो अभी तक एक टर्मॉइल में है, प्रॉब्लम में है, और मसाइल उसके बहुत ज़्यादा हैं।
मैं तो यही चाहता हूँ कि उसके मसाइल ख़त्म हो और उसको सही आज़ादी नसीब हो। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी बहरहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और अगर आज़ादी है तो हम इसके अंदर आज़ाद सियासत भी कर सकते हैं। होनी चाहिए आज़ाद सियासत, अदारों का रोल भी नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन फिर बूट पॉलिश भी नहीं होनी चाहिए अदारों की। तो मेरा ख़्याल है कि आज़ादी उस वक़्त मिलेगी जब लोग अपने हकूक़ के लिए सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होंगे, आम लोग, और सियासत में आएँगे और अपनी पार्टीज़ बनाएँगे और फिर अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। कमाल कर रहे हैं आप। यकीनन। हुकूमत तो 1947 को फॉर्म 47 के साथ मना रही है और आपको आज़ादी नहीं लग रही। जी, हिना जी, है ना? इंतहाई खूबसूरत फनकारा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माश बल्कि दोनों ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जी, माशाल्लाह जी। हमारे सामने बैठे हैं। तो आप किस तरह मना रही हैं जश्न आज़ादी? जश्न आज़ादी हमेशा एक पूरी ज़िम्मेदारी से मनानी चाहिए। मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपना एहतसाब करना चाहिए और समझना चाहिए कि इस मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमें आगे क्या करना है। बीइंग एज़ अ यूथ मैं समझती हूँ हम पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है और ज़्यादा जो हमारा तादाद है वो यूथ की ज़्यादा है। तो मेरा ख़्याल है काम को पूरे इख़लास से किया जाए और इस मुल्क के लिए कुछ देना है, कुछ करना है और आज़ादी ज़रूर मनाई जाए लेकिन सोच के आगे क्या करना है और अब इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक। तो जब हम बात करते हैं पिछले साल की यौम आज़ादी, ज़ाहिर है हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस साल को आप किस तरह देखती हैं? क्या डिफ़रेंस है? कुछ नया ऐड मेरा ऑन ख़्याल है हुआ है लोगों में व्हाइल जोश और सेलिब्रेटिंग? जज़्बा जो है वो तो हमेशा हर बार पहले से ज़्यादा ही होता है। अब भी वैसे ही है। लेकिन बात फिर वही है कि हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस मुल्क के लिए और अपनी-अपनी जगह पे किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि इस बार जिस तरह हमने 10 मई को एक फ़तह हासिल की है, तो दिस वुड बी डिफरेंट टू सेलिब्रेट। आई थिंक सो। क्या डेफ़िनिटली, कहते हैं आप? इट इज़ डेफ़िनिटली अ मोमेंट टू सेलिब्रेट क्योंकि पाकिस्तान के हुँ। अंदर जंग मुसल्लत की गई थी। जंग मुसल्लत कोई हम पे करेगा तो हम तो उसका जवाब देंगे। जारहियत जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है हमारी कौम को, ना हमारे मुल्क को। और ये वो कौम है जो नहीं आपको पता है कि ज़लज़लों में, सैलाबों में आप तो विटनेस हैं कि मैंने भी बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन मैं जब वहाँ जाता था और मैं वहाँ देखता था लोगों को, उनका जज़्बा, मैं हैरान होता था कि इस कौम को एकदम क्या हुआ है? सारा का सारा पाकिस्तानी वहाँ चल पड़ा था। तो ज़लज़लों, सैलाबों में पता चलता है कि जज़्बा कितना है आप में। हम सुना करते थे कि जंग हुई थी 65 की, 71 की, राइट। तो लोग जो थे फ़ौज के साथ खड़े थे। तो मुझे यही जज़्बा, मैं बहुत हैरान हुआ इस बात पे, कि मुझे ये जज़्बा दोबारा रिवाइव होता लगा हाँ, है ठीक है। 2025 में। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि एक तासुर था कि इस मुल्क में शायद एक तक़सीम के हवाले से ना सियासी कुछ मूवमेंट्स हो रही थी और हुँ। कुछ नफ़रत फैलाई जा जी। रही थी, फिर फ़साद, इंतशार पैदा किया जा रहा था। मैं हैरान हुआ हूँ कि लोग इस जंग की वजह से दोबारा मुत्तहिद हुए हैं। उन्होंने अपने सियासी इख्तिलाफ़ात या तो भुला दिए हैं या उनको पीछे फेंक दिया है। और इसमें वो सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वो चाहे मेरे जैसे लोग हैं, जो कि ये कहते हैं कि जी किसी भी इदारे का सियासत में नहीं अमल दखल होना चाहिए। लेकिन वो जंग में फ़ौज के साथ खड़े हैं और फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है, सारे इदारे भी हमारे अपने हैं। बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है कि कौम का इस वक़्त यही नुक्ता नज़र है और यही जज़्बा है और अगर ये रहेगा तो कोई हमारी तरफ मैली आँख से देख नहीं सकता। यकीनन। पहला जो कलाम या कोई भी जो है वो नेशनल सॉन्ग वो कौन-सा था? किस वो एज में कितनी गाया? खूबसूरत याद आपने मुझे करा दी है। मैंने जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे सबसे पहले अपनी एंट्री दी, आई वाज़ इन 2 क्लास और हदीका जी उस प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी और मेरा ऑडिशन था। तो मैंने वो जो तराना गाया था, मेरा दिल है मैं आपको वो सुना ही दूँ और मैं पहली दफ़ा उसको गाऊँगी। वो था लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे क्या पाकिस्तान का। बात है! ज़बरदस्त। सुना दूँ थोड़ा-सा जी, अगर बिल्कुल। आपकी इजाज़त प्लीज़, हो? मा प्लीज़ अर्ज़ कीजिए। ज़रूर प्लीज़। हम्म, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का। लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का। आओ हम सब अहद कर साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। आओ हम सब अहद कर साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। सच सच बोलेंगे, जग जग डोलेंगे।
ऐसे काम करेंगे जिससे रहेगा परचम ऊंचा हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान वाह, का। वाह, वाह। जबरदस्त, क्या बात क्या है, बात है। बहुत प्यारा गाना गाया आपने। जबरदस्त। अच्छा जवाद साहब ये बताएं कि जब आप कोई सॉन्ग बनाते हैं तो जाहिर है कि सोच के बनाते हैं कि कमर्शियल गाना है, हम्म, शादी ब्याह में हिट होएगा, बिल्कुल। बाहर की दुनिया में क्लबों में लोग झूमेंगे, हम्म, तो एक उसका कमर्शियल एस्पेक्ट जो है ना आपके ज़हन में होता है। लेकिन जब आप कोई नेशनल सॉन्ग बनाते हैं, हम्म, जब आप जो है ना वो 6 सितंबर का तराना बनाते हैं, जब आप कोई जंगी तराना बनाते हैं, हम्म, जब आप सॉलिडेरिटी करते हैं, इज़हार राइट। यकजहती करते हैं, हम्म, तब तो कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता। तो वो क्या सोच के बनाते हैं? मसलन जब आपने पहला नेशनल सॉन्ग बनाया जैसे अभी हिना ने अपना वाकया बताया, वो हम्म, कौन-सा था? हम्म। क्यों बनाया? किसने कहा? किसके कहने पे बनाया? किसी के कहने भी नहीं बनाया, खुद बनाया। अच्छा, मेरे जो नॉन कमर्शियल सॉन्ग्स है ना, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कमर्शियल सॉन्ग्स वो होते हैं जो प्यार मोहब्बत के गाने होते हैं, या वो जिसको हम बैलेट्स कहते हैं, लव बैलेट्स, या फिर वो होते हैं भंगड़ा या डांस वांस के, और या फिर वो होते हैं कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग जो कि बड़ी अच्छी ट्यून हो और खुदा की बात हो तो लोग उसको भी पसंद करते हैं। और इसी तरह ये जो है वतन के गाने, तो ये वाले जो गाने हैं ना, ये मैंने अगर 100 में से देखा जाए 60% ये वाले बनाए और सिर्फ 40% जो हैं वो कमर्शियल बनाए हैं। हुँ, अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा मेरे ये वाले गाने हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि सारे जहाँ के मेहनत कशो उठो के वक़्त आया। हुँ। ये अब किसी मज़दूरों ने, के लिए था ये? हाँ, इसी तरह मज़दूरों, किसानों योम मई के लिए? और मिडल ट्रिब्यूट क्लास पेश के लिए भी, किया। हम भी मज़दूर हैं। मिडल क्लास के भी मज़दूर ही होते हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर सुन लो कि हम मज़दूर हैं, हुँ, सारी दुनिया हमारे ही दम से है। ये तो मैं आपको सिर्फ़ वो बता रहा हूँ जो इनकलाबी गाने हैं मेरे। इसके अलावा बहुत है, मेरा हक मुझे दो। फिर हम आ जाएँ अगर इस तरफ के तराने, तो मेरा ख़्याल है कुछ कम से कम 10-12 तराने हैं। मुझे एक दिन एक बंदा कह रहा था कि यार आप तो तरानों के किंग हैं। हुँ। तो मैंने कहा यार चलो अच्छा है, मैं अगर किसी ने कोई किंग कहना ही है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए कहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे कोई भंगड़ा किंग है या कोई और किंग है। भाई किंग कोई भी नहीं होता एक्चुअली, कोई भी इंसान किंग नहीं होता, खुदा ही है सब। मैं सिर्फ़ कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जितने तराने बनाए, मेरा नहीं ख्याल किसी ने बनाए आज हुँ। तक। और कमर्शियल नॉन कमर्शियल सॉन्ग जो बनाए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी हिम्मत भी कर सकता है। अपने अपने पैसे लगते हैं और उसे आता भी कुछ आता नहीं कुछ है, नहीं, वही मैं कह रहा आता हूँ भी ना, कुछ नहीं है। आता ही कुछ पहला नेशनल सॉन्ग कौन-सा था? तू ही दिलदार है, वो थोड़ा बहुत हिट हुआ था। उसके बाद दोस्ती, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार वो तो सदा रे बहुत वो तो खूबसूरत कुर्बानी। गया, बहुत बहुत ही प्यारा हाँ, अब माशाल्लाह। वो खूबसूरत ज़रा आपका है सॉन्ग। पहले वाला सुना दें। पहले जी, वाला। हाँ जी। रिक्वेस्ट है। हम्म, तू बदन तू ही रूह है, तू ही दिल तू ही जान है, तू ही हीर तू है लैला, तू ही मेरा साहिबां है, तू ही चांदी सोना, तू ही दिल बर मेरा, तू ही दिलदार है, तू ही मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ सजन, तुझ पे निसार है, तू ही दिलदार है। वाह, 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 क्या वाह! बात क्या है! बात है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह। इना जी जैसे आप कह रही थी कि आप जैसा, जवाद अहमद जैसा बहुत सारा टैलेंट बेहतर प्लेटफ़ॉर्म ना मिलने की वजह से हमारे मुल्क में परवान नहीं चढ़ पाता, ज़ाया हो जाता। हुँ। तो आप जब आई फ़ील्ड में तो कुछ ज़िक्र करेंगी वो कौन-कौन सी सीढ़ियाँ थीं, जिनको अबूर करते हुए आज वो कौन-कौन से शोल्डर्स थे, वो कौन-कौन से हाथ थे? मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ इस हवाले से, बिकॉज़ आई स्टार्ट रेडियो पाकिस्तान। उसके बाद जैसे मैंने हदीका जी का आपके सामने ज़िक्र किया है, तो पीटीवी पे बाकायदा उस प्रोग्राम की एंट्री तो उन्हीं की वजह से मेरी हुई और उन्होंने मेरे लिए बहुत फ़ाइट की। मैं अक्सर प्रोग्राम में बताती हूँ कि लिटरली वो रो पड़ी थीं, क्योंकि खलील अहमद साहब अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, वो रख नहीं रहे थे कि ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा इसको प्लीज़ अंकल आप इसको एक दफ़ा सुनें, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बट वो नहीं सुन रहे थे। 2-3 घंटे मुसलसल खड़े रहने के बावजूद वो भी रोना शुरू हो गई, उनको डाँट पड़ी कि खबरदार अब तुमने कुछ नहीं कहना। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी प्लीज़ चलें वापस। अच्छा नहीं लगता, अब कितनी देर मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, सारे बच्चे गा रहे थे। ख़ैर उन्होंने मुझे इशारतन कहा कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा वेट करें और।
तो एक तो वो मुझे याद रहती हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, वो मेरी पहली सीढ़ी थी। सपोर्ट। बिल्कुल, उस वक़्त उस प्रोग्राम में एंटर होने के लिए। उसके बाद फिर आवाज़ भी अच्छी थी तो सबने मुझे पीटीवी पे सपोर्ट ही किया हर हवाले से। फिर एक वक़्त ज़ाहिर-सी बात है आता है ऐसा कि जब आप चाह रहे होते हैं कि आप काम भी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी पहचान, आपकी शनाख्त जो है, वो जिस तरह से आप चाह रहे हैं, वो नहीं आपको मिल पा रही। तो ख़ैर अल्लाह ताला से दुआ भी की और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं बाबा भी बोलती हूँ उनको, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन मेरे वालिद साहब का दर्जा रखते हैं वो मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे समझा, उनको मैंने बोला कि बाबा मुझे बुज़ुर्गान दिन का कलाम गाना है, मुझे ये चीज़ें गानी है, मुझे कलाम इकबाल गाना है। मैं चाहती हूँ ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे और मेरी जंग है इस हवाले से। तो उन्होंने मुझे समझा और मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा अगर मैं समझूँ कि मीडिया में मुझे मेरे काम को समझते हुए मुझे आगे लेके गए तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। वो उन्होंने तो एक परवेज़ मुशर्रफ दौर में कलाम इकबाल का एल्बम किया था जी, पूरा। किया था। शायद मैंने भी गाया था। आपका भी उसमें था एक हाँ, आइटम या 2 थे आपके? मेरा एक ही था, सबका एक ही था। सबका एक-एक था। एक-एक था। तो वो बाद में पता चला कि कंपोज़िशंस भी उन्होंने पहली दफ़ा बनाई तो मैंने हाँ। जंग अख़बार में लिखा, शायर मशरक़ के नवासे मौसीक़ार बन गए। तो मुझे मियाँ हाँ, साहब का फ़ोन आ गया। अच्छी बात है। अच्छा, जवाद साहब, ये जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हिना का आगाज़ और वो हुँ। जो है ना शुरू की एप्रिसिएशन और बाज़-औक़ात लेग पुलिंग, डिस्करेज करना, एनकरेज करना। अच्छा, ये आपका जब सफ़र गुज़र गया, तो आपने उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए एक नए आने वालों को कभी सपोर्ट किया, हाथ रखा उन पे कि यार ये अच्छा टैलेंट है कि इसको मैं थोड़ा पुश करूँ? सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जवाद भाई ने जब मुझे फर्स्ट टाइम सुना था, जैसे कि हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया था और मैंने बताया कि बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं तो हिना जी से इजाज़त लेना चाहूँगा क्योंकि इतना अच्छा गा रही हैं और इतना इन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया और हाँ। मुझे कहा कि आप गाएँ, हुँ। आपको गाना चाहिए। और उसके बाद से लेके अब तक हमारी बारहा मुलाकात हुई और मैं यही बता रही थी कि आपको हमेशा मैंने वैसे ही पाया, जैसा पहले दिन मुलाकात यानी हुई। कि हुँ। हम कह सकते हैं जैसे आपने हदीका कियानी की बात की जी, और जवाद साहब की बात की, तो जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे सीनियर सिंगर्स हैं, वो जी। हमेशा सपोर्ट करते हैं यूथ को। और इसके अलावा जब अगर हम आज की बात करते हैं, जिस अब आप आज की सिंगर्स में आ जाती हैं, आज के बैच में, तो क्या जो नए यूथ, नए सिंगर्स आ रहे हैं, उनको उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है ये या जवाद भाई चैलेंजेस हैं? बताएँ। ये तो अब आप बताएँगे। देखिए, मेरा अपना ये ख़्याल है कि सरमायादारी निज़ाम में ना कॉम्पिटिशन है। इसमें कॉम्पिटिशन के बगैर आप ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये कहना कि कोई सेल्फलेस होके दूसरे को आगे कर देगा अपने से, और बड़ा मुश्किल काम होता है ये। इसके पीछे कोई मकसद हो तो शायद कोई कर ले, लेकिन अगर आपने दुनिया में रहना है जिस तरह सब रहते हैं, तो आप ये कर नहीं सकते। तो जिस तरह सरमायादार अपने मज़दूर को, उसके बच्चों को वो वाली तालीम नहीं देना चाहता जो वो अपने बच्चों को देता है। उसी तरह हर फील्ड में इस तरह ही होता है कि लोग एक-दूसरे को नीचा करके या पीछे फेंक के आगे निकलना चाहते हैं। और ये सरमायादारी निज़ाम का एक, आप ये समझें कि एक रूल है। अब इसके अंदर अगर आपने अच्छाई तलाश करनी है, तो वो यही हो सकती है कि कोई इंसान अगर रच जाए ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रच जाए, कि कोई आदमी जो है या औरत जो है वो इस बात पे खुश हो जाए कि मैंने ज़िंदगी में बड़ा अचीव कर लिया। हुँ। और फिर वो समझे कि इतना अचीव करने के बाद और अब मुझे कोई लालच नहीं करना, तो वो उसके अंदर फिर ये चीज़ आती है कि वो लोगों को सपोर्ट करता है। अगर आपके अंदर ये चीज़ ना आए, सुकून की, मुतमईन होने की, तो फिर तो आप पागलों की तरह दौड़ते रहें, सारी उम्र दौड़ते रहें। मैंने देखा है लोग बुढ़ापे में भी आके बाज़ नहीं आते, वो फिर बिल्कुल। भी लगे होते हैं। वो मैं तो कई लोगों के बारे में कहता होता हूँ कि वो कोई भी जो काम कर रहे होते हैं, तो वो जब लाठी पकड़ लेंगे ना, उसके बाद भी चाहेंगे कि अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्रिकेट के मैदान में चले जाएँ। अगर वो मौसीकी कर रहे हैं, तो माइक पकड़ लें दोबारा लाठी के हसरत साथ। नहीं खत्म तो होती। छोड़ देना चाहिए कभी ना कभी। हुँ। मैं अपने बारे में ये बता सकता हूँ आपको कि मैंने अ, जब मैंने सियासत शुरू की थी, तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी करता रहा। अब तो मैंने रिसेंटली बिल्कुल छोड़ दिया है, और अब मेरे गाने जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग कहते हैं शोज़ करें। तो मैंने उनसे कहा फिर इस तरह करें कि मैंने तो नहीं करना, और अगर आप कहते हैं कि करना है तो फिर आप 1 करोड़ रुपया मुझे दें हर शो का, मैं आ जाऊँगा। तो वो कोई देता ही नहीं है मुझे। तो मैंने छोड़ दिया है। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस फ़ील्ड में लोग आएँ, और मेरे से अच्छा गाने वाले इस मुल्क में इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे से अच्छा गाने वाले तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हाँ, कोई सजाद अली जैसे लोग या जावेद बशीर जैसे लोग, ऐसे लोग बड़े कम हैं, हुसैन बशगुल्लू साहब जैसे लोग, और फिर जो बड़े-बड़े और लोग थे,
जो मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, वैल नियाज़ी साहब, ये असल लोग थे। तो मैंने तो एक इस फील्ड से शोहरत और पैसा कमाया है, और इस बात का मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फील्ड हिना की है, हिना गाने वाली हैं, असल गाने वाली। मतलब इसका मतलब है कि इनके ये भी गाती हैं तो पता लगता है कि इनकी ट्रेनिंग है, इनको अपने काम पे अबूर हासिल है। तो सपोर्ट तो हर सूरत में करना थैंक यू चाहिए। आपकी मोहब्बत ऐसे का, लोगों को प्यार का हमेशा बहुत शुक्रिया। सपोर्ट करना चाहिए। जब इतनी यकीनन। तारीफ़ें होती हैं पूरी दुनिया से तो गाती क्यों नहीं? बिल्कुल, फ़रमाइश नहीं, आ गई गाती है। हूँ, गाती हूँ। यानी अच्छा, हम बस कह अब तो सकते हैं बहुत सी अच्छी-अच्छी और खूबसूरत चीज़ें जो मुझे खुद को भी पसंद है, वो मैं गाती हूँ, बिल्कुल गाती हूँ। अच्छा नहीं, प्लेबैक का कभी नहीं, प्लेबैक नहीं मैंने हुआ? गाया, अच्छा, मूवीज़ के लिए भी गाया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं गाया, ओके। बिल्कुल गाया मैंने। और बड़ा अच्छा गया वो। लेकिन अब जैसे कि मुझे इवन आतिफ़ असलम उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं आपको गानी चाहिए। आपका हुँ, वोकल है ऐसा, तो उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है, तो मुझे अब लग रहा है कि वो अच्छी और खूबसूरत शायरी और जो मुझे ज़बरदस्त। लगेगा वो मैं ज़रूर करूँगी। आपने भी बोल दिया, हुँ। तो डेफ़िनेटली करूँगी कॉन्सर्ट इंशाल्लाह। वगैरह भी होते हैं? जी, जी, बिल्कुल होते हैं। होते तो सूफ़ियाना हैं, लेकिन ये कि मैं जैसे बताया कि अब ऐसी वो चीज़ें जो मुझे खुद को भी अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है कि जो लोग सुनना चाहते हैं और उनको अच्छी भी लगती हैं और मुझे भी, वो मैं गाती हूँ बिल्कुल। सूफ़ीज़्म पे काम होना चाहिए, बहुत बड़ी ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत है, है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और उसी की वजह से मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत बेहतरी आएगी। ये जो हर वक़्त बेचैनी रहती है, हर चीज़ में रहती है, ये ख़त्म होगी उससे। क्योंकि आपने जैसे कॉन्सर्ट की बात की है, अगर 2 घंटे का है, तो उसमें आप गाएँ, वो भी जो लोग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने काम की बात भी बताएँ ना लोगों को, ताकि लोग कुछ सीख के भी जाएँ वहाँ से। ये जो आप एक पेज की बात करते हैं, कौम को यकजा कर दिया एक हुँ, हादसे ने, हुँ। कौम का यकजा होना काफ़ी है? नहीं, जिनको यकजा होना चाहिए, जिनको एक पेज पे बैठना चाहिए, जिन्होंने मुल्क की किस्मत का अल्लाह के बाद फैसला करना है, डायरेक्शन का तयन करना है, उनको यकजा नहीं होना चाहिए? वो हैं एक पेज पे, उनका तो मुँह किसी का दिल्ली की तरफ है, किसी का मुल्तान की तरफ है, किसी का पिंडी की तरफ है। हुँ। ये बताएँ। असल में जो सियासी पार्टीज़ है ना हमारी, मैंने पहले भी कहा कि कॉम्पिटिशन उनकी जो है वो उन्हीं लोगों की है जिनका अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हुँ, और ये सबसे बड़ा इश्यू है। देखें, इंडिया में जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर आम लोग लोकसभा में जाते हैं, और इंडिया के अंदर इसीलिए किसी अदारे की भी कोई उनकी नहीं होती इस तरह की ख्वाहिश कि हम इसके सियासी निज़ाम में घुसें। क्योंकि आम लोग जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोग, और अब उन्हीं में से लोग निकल भी रहे होते हैं, और उनका बेशक दुनिया का बेहतरीन सिस्टम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक अच्छी डेमोक्रेसी है। अब इसी तरह आम आदमी पार्टी का आना इंडिया में अब इस वक्त वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आम लोगों ने एक ऐसी पार्टी बनाई है जो कह रहे हैं कि हमने इसमें ख़ास लोगों को लेना ही नहीं है। कांग्रेस में और बीजेपी में तो ख़ास लोग भी हैं, बड़े अमीर लोग भी हैं। उन्होंने कहा इसमें तुमने लेना ही नहीं है, मिडल क्लास के लोग आएँगे या वर्किंग क्लास के आएँगे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, वो बनी ही लेबर के ऊपर है, और आज तक उसको पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स तक जो हैं वो उसको चंदा देते हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका में, उसको बहुत ज़्यादा आम लोग सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई पार्टी ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की आए, खुशहाली आए, ओ भाई किसकी आए? जिन लोगों की हम बात करें उनके पास तो पहली तरक्की और खुशहाली है। जिनके पास तरक्की और खुशहाली नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, वो मुनज़्ज़म नहीं है सियासी तौर पे, और वो सियासी तौर पे मुनज़्ज़म हो के अपने अंदर लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो यही वजह है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर एक पेज पे ये लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की टांगें खींच के ऊपर जाते हैं। और फिर ये भी एक बात आखिरी में करूँगा कि देखें, अवाम में जाए बगैर, लेनिन कहता था कि अगर आपने, लेनिन वो आदमी है, मैं नाज़रीन को बताने के लिए कह रहा हूँ कि जो परपेट्रेटर था रशियन रेवोल्यूशन का, दुनिया की सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन अगर हुई है, जो सियासी इनकलाब अगर हुआ है, तो वो रशिया का हुआ है, तो 1917 में। तो वो ये कहता था कि अगर आपने अ, सियासत करनी है तो अवाम में जाएँ। अवाम में जाने का मतलब ये नहीं वो कह रहा था कि आप अवाम से वोट माँगे। अवाम में जाके अवामी लीडर्स बनाएँ, अवाम को मुनज़्ज़म करें सियासी तौर पे, तंज़ीम बनाएँ उनकी, और कोई तरीका नहीं है। तो मैं भी ये समझता हूँ, यही एक तरीका है। तो ये तो कभी भी नहीं करेंगे। आप मुझे बता दें, इनकी पार्टीज़ में 4-4, 5-5 करोड़ से तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स, और उसके बाद फिर जब इलेक्शन वाला दिन होता है, उसमें भी कई करोड़ करोड़ रुपया लग जाता है इनका। तो
आम आदमी कैसे सियासत कर सकता है इस मुल्क के अंदर, और अगर वो नहीं कर सकता तो उसका मतलब है कि वो पूरी इलेक्टोरल आपका जितना सिस्टम है उससे वो निकाल दिया गया है, और ये किसी को समझ नहीं आ रही। यही वो वजह है कि वो चीखे तो मारता है, लेकिन वो अपनी चीखों को ऐवानों तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका नुमाइंदा वहाँ नहीं बैठा हुआ। हम्म। तो यही असल वजह है मेरे ख्याल में, इसलिए एक पेज पे कभी नहीं आएंगे ये हमें लड़ाते रहेंगे आपस में, गालम गलोच करवाते रहेंगे एक दूसरे के लिए, और खुद जो है बारियां लगाते रहेंगे। यूनिटी पे एक ड्यूट गाना ही गा दें दोनों आप शायद, चलो। अच्छा जी, जब आप सुनती हैं अपने अलावा, हम्म। तो किस किस को सुनती हैं? उनका ज़रा उनके नाम बताएं, और उनकी कौन सा उनका म्यूजिक अ, ज़्यादा सुनती हैं? मैंने दो आपके लोगों फेवरेट को सिंगर्स? बहुत, एक तो अलामा साहब को मैंने बहुत स्टडी किया है, और डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी रहमतुल्लाह डॉक्टर अलैह? अलामा अच्छा। इकबाल। और उसके बाद अगर मैंने बचपन से लेके अब तक जिनको सुना है, और मैं उनको अपना रूहानी मुर्शद भी मानती हूँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्या बात है! अच्छा। ज़बरदस्त। और सोते उठते बैठते जागते एनी टाइम उनकी कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। अभी भी बैठी हुई हूँ तो दिमाग में कुछ ना कुछ उन्हीं का चल रहा होगा। हम्म। तो उनको मैंने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि उनसे बेहतरीन क्या हो सकता था। तो उनसे मुझे उनके काम से बहुत प्यार था, और उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि 49 की एज में वो चले गए, लेकिन इतना काम कर गए हैं माशाल्लाह, कि अब भी उनकी कोई ना कोई चीज़ आ रही है और हम सुन रहे हैं। लेजेंड है, ये तो बेशक। बाकायदा कोई रियाज़त का टाइम होता है आपका? कभी किसी ने टीच किया, बताया गाना? बाकायदा उस्ताद शागिर्दी वाला तो नहीं हुआ, पहले तो इट्स अ गॉड गिफ्टेड, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा आगाज़ इतनी खूबसूरत इंस्टीट्यूट से, रेडियो से और पीटीवी से हुआ, तो वहाँ पे तकरीबन तमाम बेस्ट कंपोज़र्स के साथ काम करने का मौका मिला। सभी से सीखा मैंने, हम्म। सबसे कुछ ना कुछ मिलता था सीखने को। और फिर 8-8, 9-9 घंटे जब गाना होता था और मैं लीड करती थी, माइक पे होती थी, वो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा। विरसा चल रहा है? विरसा चल रहा है, और विरसा अब आ रहा है जल्दी इंशाल्लाह, और अब नई चीज़ें बड़ी खूबसूरत आ रही हैं। मैं सबसे ज़्यादा विरसा आपने किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बाबा मुझे यही कहते हैं कि जितना काम तुमने किया है, कोई नहीं है, तुम्हारा अपना प्रोग्राम है ये। और हकीकत है कि बड़ा अच्छा लगता है। विरसा तो खैर, विरसा की बहुत फ़ैन फ़ॉलोइंग है। हम लोग भी आर्टिस्ट बने हैं विरसा की ही वजह से, और बहुत सारे आर्टिस्ट बने हैं। तो विरसा अब अभी आ रहा है, और बड़ा खूबसूरत अब आ रहा है हमारा प्रोग्राम विरसा इंशाल्लाह। सिर्फ पीटीवी की जवाब भाई जिम्मेदारी है, कि सिर्फ पीटीवी, और वो भी अब बड़े वक्फे के बाद हो रहा है? एक दौर था कि सरकारी टीवी पे जो है वो रात गए हो रहा है, घराना रंग क्लासिकल हम्म, घरानों के हम्म, शोज हो रहे हैं, विरसा हो रहा है, हम्म, मुख्तलिफ म्यूजिक जो है वो टीचिंग के, इवन मुझे याद है प्रोग्राम फरहाना मकसूद करती थी और जी, वो जी। साथ वो करते जी, थे। उस प्रोग्राम में भी मैं हुआ करती थी। जी। तो अब देखें कि म्यूजिक, फ़नून लतीफ़ा, सकाफ़त, ये प्रायोरिटी ही हुँ। नहीं है। ना सरकारी टीवी पे और ना ही मुल्क के किसी चैनल पे म्यूजिक के लिए कोई काम हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो रहा, और कॉर्पोरेट्स कर रही हैं, जैसे कोक स्टूडियो करता है, या नेक्स्ट कैफे बेसमेंट करता है, या इस तरह के दो चार अदारे हैं, लेकिन कितने लोगों की एक्सेस है कोक स्टूडियो तक, ज़रा बता दें? हाँ, बिल्कुल ये भी नहीं अच्छा है। सवाल है। है ही बहुत नहीं। मैं तो लिमिटेड यही है। कहने लगा था कि देखें, जिस ज़माने में हम लोग काम कर रहे थे ना, तो हमें एक फ़ायदा था। हुँ। मेरे जो हम असर गलूकार हैं, वो सारे के सारे मिडिल क्लास से थे, और उनको कोई गाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था। उनके अंदर एक सेंस थी, वो गाना अच्छा बनाते थे। हुँ। गाना मेलोडी बनाते थे, बीट अच्छी बना लेते थे। तो उस ज़माने में पीटीवी था, पीटीवी वर्ल्ड था, और एनटीएम था, 3 चैनल्स थे। तो उन चैनल्स के ऊपर आप आके जब गाना गाते थे अपना, मैक्सिमम जो परसेंटेज है पाकिस्तानीज़ की जिनके पास एंटेना था, एंटेने से आता था, आपको पता है वो, हुँ। तो वो उनको देख लेते थे। तो आप रातों-रात स्टार बन जाते थे, और 2-4 गाने अगर आपके हिट हो गए तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए। तो हम सारे ऐसे ही बने हैं एक्चुअली। लेकिन मिडिल क्लास से थे, आ गए इस फील्ड में। बल्कि बाद में खान साहबों ने आना शुरू किया। उनको पता चला कि भाई ये तो, ये वाला फील्ड नहीं छोड़ना चाहिए हमें। हुँ। उसमें वो आए फिर, और अब हुँ। उनका उनको होना भी चाहिए था बड़ा आर्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो ट्रेनिंग दी हुई है। लेकिन वो बाद में आए, ये तरह हमने डाली हम लोगों ने। मुझे लगता है कि ये जो गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास का आदमी है या औरत है, उसके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं ये म्यूजिक के अंदर, क्योंकि एक वीडियो बनाना, एक ऑडियो बनाना, एक एल्बम बनाना, अभी करोड़ों की लाखों की गेम है। और फिर अगर प्रमोशंस भी करनी है आपने अपने इन सब चीज़ों की, तो वो और ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये बहुत अफ़सोस की बात है। मैं लोगों को देखता हूँ, आते हैं मेरे पास कि जी, और इतना अच्छा गाते हैं, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं। तो वो आके कहते हैं जी क्या करें? तो मैं उनसे कहता हूँ यार, तुम्हारे पास पैसे हैं,
बिल्कुल इस तरह कहता हूँ, हम्म, क्योंकि मैं ना बड़ा लॉजिकल आदमी हूँ। मैं कहता हूँ उनको क्यों मैं ढारस दूँ? मैं कहता हूँ आपके पास पैसे हैं? कहता नहीं है। मैंने कहा फिर एक काम करो, मैं 2-4 लोगों के नंबर देता हूँ, उनके पास जाके देख लो। लेकिन पैसे होंगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि गाना किस तरह बनेगा, लोगों के पास भेज दूँगा, वीडियो बनाने के पैसे भी हों, अदरवाइज़ बहुत कम चांस है आपके पास। सर मैं असल में ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि आज हम चूँकि पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हुँ, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पूरे मुल्क के जो चैनल्स हैं, हाँ इंक्लूडिंग जी। पीटीवी, 1 घंटा तो मुल्क के लिए होना चाहिए ना, पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। उसका उस घंटे का नाम हो 11 बजे से 12 बजे तक पाकिस्तान, हुँ, जिसमें राइट। सिर्फ पाकिस्तान की बात हो। हुँ, 7 से हुँ, 12 बजे झूठ का फेस्टिवल होता है ना, 2 हाँ, लोगों को बिठा के एक माँ-बहन की गालियाँ, लड़ाई, हाँ, झगड़ा, रोज़ होता सारा है, दिन होता है। सारा दिन। एक मैं अपने पेट से कपड़ा उठा के बता देता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम ये है इस मुल्क के 90% चैनल के मालकान इस वक़्त जेलों में होते अगर उनके चैनल ना हो। हुँ, हम्म, हम्म, तो उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। आप चैनल का नाम लें, मैं आपको उसका केस बताता जाऊँगा। तो कहने का मकसद है मैं कुड़ता हूँ इस बात पे कि 1 घंटा हर चैनल जो है ना ये उन पे जो है ना लागू कर दिया जाए, हम्म, हुकूमत की तरफ से, पैमरा की तरफ खूबसूरत से कि बात। उस 1 घंटे में सिर्फ पाकिस्तान की वाह, बात होगी, बहुत जिसमें अच्छा। फ़िरौन लतीफ़ा की बात होगी, जिसमें लोगों के जो है ना वो सोशल इश्यूज़ की बात होगी, उनके बेसिक जो है वाह। मसाइल की बात होगी, उस 1 घंटे में। उसमें कोई सियासत अच्छा नहीं होगी। अच्छा, अब चूँकि हम एक रैशनल बात कर रहे हैं, मंतकी बात कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इस पे फिर थोड़ी-सी और बात करनी चाहिए। जो चैनल्स होते हैं वो हैं बड़े-बड़े अमीर लोगों के। अरबपति तो आपको होना ही चाहिए अगर आपने बड़ा चैनल खोलना है। बड़े-बड़े अमीर लोग जो हैं उनकी दोस्तियाँ किनसे हैं? बड़े-बड़े सियासतदानों से, वो भी अरबपति खरबपति लोग हैं। उनकी दोस्तियाँ किनसे हैं? ब्यूरोक्रेट से, वो भी अरबपति खरबपति लोग हैं। करोड़हापति तो हैं ही। करोड़हा मैं कहता हूँ जो 50 करोड़ से ऊपर चला जाए, वो हम्म, मेरी अपनी टर्म है वो। इसी तरह उनकी दोस्तियाँ होती हैं अदारों के बड़े-बड़े लोगों से। अब मुझे बताएँगे और जजेस से और जुडिशरी से भी होती हैं। यानी तो मुझ बग्गा हो गए, राहत फ़तेह अली खान हो गए वगैरह-वगैरह। मुझे 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 आपने इशारा बताएँ इस तरफ नहीं, है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मैं अपने लोगों की भी तो बात करूँ। मैं तो चैनल्स की बात कर रहा हूँ, भाई माल खान की। भाई मेरे यार भी एडे-एडे अमीर हो गए ने। हाँ, हाँ मैं जी। ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो हैं, ये तो एक ही तबके से हैं। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि ये एक-दूसरे को नुकसान क्यों पहुँचाएँगे भाई? हाँ। ये नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, जो आप कह रहे हो वो होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ़ वो कर सकती है पार्टी जो आम लोगों की हो। जो आके हुकूमत में ये कहे कि आज से अमीरों पे टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा लगेगा और गरीबों को टैक्स माफ़ हो गए। जो सेल्स टैक्स है ना पाकिस्तान में, जो 17% से 18% है, वो तो सारे गरीब लोग देते हैं, सब लोग। हुँ। कोई भी चीज़ खरीदो आप टैक्स दे के खरीदते हैं। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे ज़मींदारी में मतलब लैंड के ऊपर टैक्स ही नहीं है हुँ, इस मुल्क के अंदर। हुँ, इसी तरह जो टैक्स देने वाले लोग हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी एक साहब को बहुत बड़े सियासतदान थे, मैं भी हाँ, वो गिलानी जो हैं, उनके जो बेटे, हुँ। उनके पास को सुना को कुछ करोड़ की निकल आई घड़ी। घड़ी जो गुम गई थी। तो आपको पता है उन्होंने टैक्स कितना दिया हुआ था हुँ, साल का? वो 1 लाख और कुछ, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं फिगर पता, इतना ही था। अब आप मुझे बताएँ जो बंदा टैक्स इतना सिर्फ़ दे रहा हो और उसके पास घड़ी उसने सिर्फ़ ये इसकी पहनी हो, और ये कितने बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, ये शाह महमूद कुरैशी हैं, मैं मुल्तान की सिर्फ़ बात कर लेता हूँ। वो गिलानी हैं, ये कुरैशी हैं। ये सारे लोग जो हैं अरबपति लोग हैं सारे। हुँ, आप इनका टैक्स जाके चेक करें कितना देते हैं। हुँ, तो इनसे टैक्स कौन लेगा? सिर्फ़ आम लोगों की पार्टी ले सकती है। और वो गरीब आदमी का टैक्स ख़त्म कर सकती है और अमीर पे टैक्स लगा सकती है। ये कभी नहीं लगाएँगे। मैंने एक गाना बनाया था, आपको पता है? उसमें मैंने कहा था कि सेठ साहब तो हैं सनअतकार, वो बड़े दौलतमंद हैं। हुँ, हुकूमत थोड़ा-सा टैक्स लेती है, वो ज़िंदगी से खुश हैं। हुँ, ज़ुबैदा एक घरेलू औरत है, वो बड़ी परेशान रहती है। हम्म, कुछ भी खरीदने बाज़ार जाए, हम्म, हर शय वहाँ महँगी है। क्योंकि हर शय पे टैक्स देने के बाद उन्हें वो शय मिलती है। बानो उसकी पढ़ी-लिखी बेटी कहती है, ये ज़ुल्म है, ये ज़ुल्म है, ये ज़ुल्म है, ये ज़ुल्म है। हुँ। कि अमीरों पे टैक्स इतना सा और गरीबों पे बढ़ते सेल्स चली जा टैक्स, रही है। लेवी टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स। भोला क्या करे? वो मतलब इसकी भोला मैं मद अवाम को मचल कह रही रहा हूँ, है। यस। ये भोला क्या करे? आपने शायद सुना होगा। हुँ, तो देखें, मुझे याद है। ये असल बात है इस मुल्क की। इस मुल्क के अंदर अमीर आदमी अमीर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको बचाता है,
और गरीब आदमी के ऊपर सारा का सारा वो बोझ डाल देता है। ये ना बेसुरे गाने पे टैक्स लग जाना चाहिए, हाँ, सही कह रहे बहुत हैं आप। ज्यादा आई टैक्स। एग्री, लेकिन आई अच्छा नहीं एग्री। मैं बड़ा दुख कर होता लो, है। जी। आप बात कर लें पहले नहीं, नहीं मुझे। सर, जो जी, इन्होंने लिरिक्स सुनाया अपने जी, गाने का, मैं चाहूँगी कि वो अगर गा के वो भी सुनाएँ। सुनते हाँ हैं, जी, वो भी सुनते हैं। मैं असल में ना वो उस्ताद नुसरत प्लीज़। फ़तेह अली खान, हाँ वहाँ मैं जी, चला गया हूँ। फ़रमाइश आ गई है, हाँ ये जी। कव्वाली जो है हुँ। वो उनका ख़ासा थी, पूरी दुनिया में बिल्कुल, उन्होंने कव्वाली की। बिल्कुल। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि कव्वाली जो है वो ज़वाल का वर्ड यूज़ करना जी, पड़ेगा, जी, जी, उसमें बिल्कुल। ज़वाल आ गया। हुँ, उस वक़्त जो कव्वाल काम कर रहे होते ना, हम उनको कहते थे गैरतमंद लोग हैं, हुँ, जिहाद कर रहे हैं। कव्वाली हो ही नहीं रही, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, वो कर रहे हैं। कुछ लोग कव्वाली छोड़ के वो कमर्शियल म्यूज़िक की तरफ चले गए, जिस तरह क्लासिकल घरानों के कुछ लोग कमर्शियल म्यूज़िक की तरफ चले गए, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। फिर आज वक़्त ये आया कि कव्वाली पे इतना अरूज आ चुका है कि बिल्कुल। कैफ़े, कैफ़े, यस। करिया, करिया, कव्वाली, और मुझे समझ नहीं आ रही कव्वाली हो कहाँ रही है और कहाँ नहीं हो रही। और कैफ़ेज़ में जो है ना वो कव्वाली भी हो रही है, ओरियानी भी हो रही है, फ़ाशी भी हो रही हुँ, है, नशा भी हो रहा है, और थोड़ी देर पहले वही शख़्स आपको चाय सर्व करता हुआ मिलता है, थोड़ी देर बाद वो मेरी तरह वेस्ट कोट पहन के कव्वाली करना शुरू कर देता है। अरे! कव्वाली का ये हाल हो गया है। हुँ, तो आप चूँकि कव्वाली से बड़ी इंस्पायर हैं, ज़रा इस पे तो कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कव्वाली पे एक टाइम में बहुत ज़वाल था और अब वाक़ई उरूज आया है, लेकिन अब ज़्यादती हो गई है। ज़्यादती इस हवाले से हो गई है कि जैसे आपने कैफ़ों का ज़िक्र किया है और इसी तरह मैंने कुछ अब की जो लेटेस्ट बच्चियाँ सिंगर्स जो गा रही हैं, उनको भी देखा कि उन्होंने भी कव्वाली अंग में गाना शुरू कर दिया और जैसे आपने कैफ़े की बात की है, वहाँ पे मैंने लड़कियों को गाते हुए देखा है। अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि लिमिट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं इस हवाले से। इवन जो लड़कियाँ गा रही हैं शायद उनको ट्रेनिंग की फिर ज़रूरत है मेरा ख़्याल है कि आप कलाम भी थोड़ा ख़्याल करके गा खान साहब को ही रहे हैं सारे, ज़्यादा तो वो उनको ही गा रहे हैं, लेकिन सोल ख़त्म हुई पड़ी है सर। और इतना जो है ना वो कव्वाली का हो गया है कि एक गरीब आदमी है, वो तो बच्ची का जहेज़ बनाते-बनाते ही बेचारा कब्र में चला जाता है। और यहाँ पे जो है ना वो शादी शुरू होती है 4 महीने पहले। हुँ, हुँ, ये फलाँ नाइट है, ये हुँ, संगीत नाइट है, ये उसमें कव्वाली नाइट का इज़ाफ़ा अब हो बिल्कुल गया। अब ऐसा ही है। हमें कार्ड आते हैं कव्वाली नाइट के। हुँ, बिल्कुल आता तो है। बाकायदा कव्वाली नाइट रख ली है और कव्वाल मिल नहीं रहे। अलग हुँ, इवेंट होता है। कव्वाल नहीं मिल रहे। ये बिल्कुल बड़ी ईद पे जैसे कसाई आप ढूँढ रहे होते हैं ना, तो जैसा भी मिला आपने लेकिन वो। चलिए अच्छी बात है उनके लिए भी रोज़गार के जो है वो रास्ते खुले हाँ, हैं, इस उनके लिहाज़ लिए से तो आसानी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे जो बैक वोकल्स गाया करते थे हमारे साथ इवन जो मेरे साथ मेरी जो टीम के कुछ बच्चे थे, जो लड़के गा रहे थे, उन्होंने भी अपनी एक टीम बना ली है माशाल्लाह और वो कमाल ही कर रहे हैं लेकिन वो। जो असल कव्वाल है ना, उनके साथ कहीं न कहीं ज़्यादती हो जाती है। जो हाँ, वो बाकी तो हो कव्वाल उस इस वज़ह से भी सेट्स हो जो रही है हैं, कि हाँ कुछ जी। क्या उसे कहते हैं कि मामलात में भी आसानी है कि वो इतने में गा देंगे। हुँ। वो जो अच्छा स्टैंडर्ड्स आर्टिस्ट खराब हो गए है ना या जो उसके। उसका एक लेवल है, उसने तो उसके मुताबिक ही गाना है ना। आपने नहीं कभी सोचा नहीं, मैं गाती हूँ, बिल्कुल मेरा कव्वाली? मेरा कव्वाली स्टाइल ही है गाने का, जो मेरे कॉन्सर्ट ज़्यादातर होते हैं, उसमें कव्वाली स्टाइल ही होता है ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें जो हम सूफ़ियाना भी गाते हैं या मैं खान साहब को भी गाती हूँ या मैं खुद अपनी चीज़ें भी गाती हूँ, वो होती कव्वाली स्टाइल में ही है ज़्यादा। आज पाकिस्तान में कव्वाली कौन कर रहा है? वन एंड ओनली राहत भई गा रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा। माशाल्लाह और उसके बाद मुझे लगता है लेटेस्ट में अभी शहबाज़ फ़याज़ बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह और उनका मुझे नाम ज़ेहन में नहीं आ रहा है, ज़ैन या वो 2 हाँ हैं जी, वो 2 भाई भाई, बड़ा ज़ैन अच्छा हैं, गाते हैं वो भी वो भी अच्छा माशाल्लाह, गाते अच्छा गा रहे हैं। हैं। अच्छा सर, आपने कभी क्लासिकल को हाथ डालने की कोशिश नहीं की? मैं तो नीम क्लासिकल को? मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं ये काम करता, हुँ। तो क्लासिकल मौसीकी की तरफ से बड़ी झिड़कियाँ पड़ती मुझे। नहीं हाँ, क्योंकि देखें, मैं जो हूँ ना, एक खुद रॉ पौधा हूँ। मेरे घर के अंदर एक प्रोग्रेसिव माहौल था, तो हमने म्यूज़िक किया और मेरे वालिद साहब कहते थे कि यार जो दिल करता है करो। अ, मौसीकी करो, क्रिकेट खेलो, सारा कुछ किया हमने। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने कभी ट्रेनिंग लेने का सोचा भी होगा, क्योंकि हमारे घर में क्योंकि वालिदैन दोनों प्रोफ़ेसर थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इनकी एक ट्रेनिंग करवाएँ अब, बाकायदा जाके। अगर वो की होती ना, तो मैं डेफ़िनेटली ये काम करता। लेकिन ट्रेनिंग की नहीं हुई। अब एक लिमिटेड आपकी वोकल्स होती हैं। मैं अभी अदीका की ये बात करी थी, अब अदीका वैसे तो जिस तरह मुझे भी लोग स्टार समझते हैं, शहज़ाद रोय को भी समझते हैं, अब राहुल हक को भी समझते हैं, और भी बहुत से लोग हैं, रहीम शाह को भी समझते हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन देखें, जो ये सारे लोग हैं, इसी तरह हदीका भी, ये सारे के सारे बस ठीक सिंगर हैं। मतलब मैडम नूरजहां अगर एंटर हो ना कमरे में, तो सबको खड़ा होना पड़ेगा उनके लिए। अब चाहे मैडम नूरजहां के गाने जो हैं, वो हिट हैं पॉप म्यूज़िक में या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप पूरे दुनिया मुल्क में हिट हैं। मैडम नूरजहां के होते हुए ये शुरू हो गया हुआ था
मेहदी हसन साहब के होते हुए शुरू हो गया हुआ हम्म, था कि उनसे ज्यादा पैसे लेते थे आम पॉप आर्टिस्ट। ये मतलब उनसे ज्यादा पैसे लेके वो गाना गाते थे। ये उस वक्त से शुरू हो गया था। अभी भी आप देख लें जितने लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं सिवाय राहत के, तो वो सारे कौन हैं? सारे अताई हैं ज्यादातर ज्यादातर। तो ये तो शुरू हो गया हुआ था, लेकिन जब आप किसी आदमी या औरत को, अगर आप इंसान है अंदर से, वो जब एंटर होता है आप कमरे में और आपको पता है ये कौन आदमी है, तो आपको खड़ा होना पड़ता है उसकी ताजीम में। तो मेरा अपना ही ख्याल है कि इस फील्ड में सिर्फ वही सीरियसली काम करे क्लासिकल में या किसी इस तरह की चीजों में जिसकी ट्रेनिंग हो। आपका कम से कम इसको खराब ना करे। इसको खराब ना कर आपका गाना, शहजाद रावी का गाना, अली ज़फ़र का गाना, वारिस बेग का गाना, तो किशोर के गाने हाँ, के ये तो गिर्द है, घूमता ये है। तो है। इसकी क्या वजह? क्योंकि पॉप आर्टिस्ट पहला इंडो पाक का किशोर कुमार ही था। हुँ। देखें फिल्म की जो मौसीकी है ना, उसकी ट्रांजिशन हुई है पॉप के अंदर। पाकिस्तानी पॉप एक्चुअली कोई इंडिजिनस चीज थी ही नहीं, मतलब ये अंदर से नहीं निकला जमीन से। ये मुख्तलिफ रुझानात को कैच करके अमेलगमेट करके एक प्रोसेस हुआ है, मतलब सिंथेसिस हुआ है, उसके बाद पॉप बना है। उसमें बार के इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें अंग्रेजी गाने आप उनसे इंस्पायर्ड होते थे, स्पेनिश से, यूरोपियन गानों से। तो हुआ ये है कि किशोर कुमार साहब को मिल गए आर डी बर्मन साहब। हुँ। अब आर डी बर्मन साहब जो थे हम्म, ना, वो सारा म्यूजिक घोल के पी गए हुए थे, और वो वाह जो वाह ट्यूनें भी बनाते थे ना, वाह। तो कई ट्यून्स ऐसी होती थी जो पहले से कहीं हिट होती थी। हम्म, वो उसको जितनी वो अपने मुल्क में हिट होती थी, उससे ज्यादा बड़ा हिट कर देते थे हिंदी गाना बना के। हुँ, जैसे चुरा लिया है तुमने जो दिल को। हुँ, अब वो गाना देखें ना आप, कितना बड़ा गाना है। हुँ, मतलब बहुत सारे गाने आपको ऐसे मिलेंगे। किशोर कुमार साहब जो थे ना, उन्होंने जब उनकी गायकी की है ना, आर डी बर्मन साहब की खास तौर पे, तो उनकी आवाज में ना एक पॉप रंग आया। और उसके बाद फिर मैंने देखा है कि जो पॉप म्यूजिक है वो सब इंस्पायर्ड थे उनसे। हुँ, आप देखें ना, मोहम्मद अली शैकी, आलमगीर, ये भी किशोर कुमार से इंस्पायर्ड थे। हुँ, आप दोनों की गायकी चेक कर लीजिए। हुँ। इसी तरह ज़ुहैब हसन, फिर तहसीन जावेद, फिर ये एक बहुत बड़े सिंगर थे, और उनका ऐसे नाम मैं उनका भूल गाना रहा हूँ। थोड़ा सीधा भी था, आसान पड़ता है? यार सीधा तो कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, ये है कि उनका नोट्स जो हैं वो बनिस्बत बनिस्बत रफ़ी साहब के, लता साहबा के, आशा भोसले साहबा के, तो किशोर कुमार थोड़ा-सा लाइट गाना गाते थे। हुँ, लेकिन उनके जो नोट्स हैं ना, जिस तरह वो सुर लगाते थे, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, अगर आप सलामत अली खान साहब को कहेंगे ना हुँ, कि वो किशोर कुमार का गाना उनसे अच्छा गाएँ, ये नहीं हो सकता। हुँ, वो उस गाने को अच्छा कर देंगे, उस गाने को उससे भी ज़्यादा अच्छा कर देंगे, हम्म, लेकिन वैसा नहीं गा सकेंगे जैसा किशोर कुमार ने हुँ, गाया। क्योंकि वो फिर एक आपके अंदर एबिलिटी होती है। पॉप म्यूज़िक है, हुँ, क्लासिकल म्यूज़िक बिल्कुल, है, हुँ, बिल्कुल। कव्वाली कव्वाली है। तो आखिरकार आपको, मैंने कहा ना, आपको इज़्ज़त के लिए खड़ा होना पड़ता है। हुँ। लेकिन अपने-अपने फ़ील्ड में, अपने-अपने जॉनरास में बड़े गाने जो बनाते हैं लोग, वो उनका अपना-अपना एक कलर होता है, अपना-अपना एक किरदार होता है। जिस तरह जवाद साहब ने शुरू में कहा कि एक वक़्त आता है कि इंसान में जिसको कहते हैं ना कि एक इत्मीनान और ठहराव आ जाता है, सब्र आ जाता है, सैटिस्फैक्शन अल्लाह ताला की ज़ात पे, हम्म, बिल्कुल। करियर पे, हम्म। तो आप में वो कभी-कभी हमें मिलता है। तो इस सूरत-ए-हाल में आपने नहीं कभी सोचा कि एक क्लासिकल एक कमर्शियल म्यूज़िक है, क्लासिकल करने का कि ये भी करूँ? नहीं, मुझे क्लासिकल ये सब चीज़ें गाई हैं मैंने, मुझसे गवाई नहीं गई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो सादा और आसान है। हुँ, तो चीज़ों को, चाहे आपने कोई गायकी किसी भी तरह की है, उसको सादा और आसान करके सुनाना चाहिए, मेरा ख़्याल है। वो एक ख़ास किस्म का एक हलका होता है जो इन चीज़ों को सुनता है। लेकिन ज़्यादा लोग तो नहीं सुन सकते ना इस चीज़ को। किस फीमेल सिंगर को जो है वो खान साहब के अलावा पसंद सुनती करती हैं। हैं? नयरा नूर साहब, क्या बात है! बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। बाकी सब अच्छा-अच्छा, मैडम नूरजहाँ की तो ख़ैर क्या ही बात है, और बाकी सब तो अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छा है गाया सबने, लेकिन उनको सुना। तो आज हम कोशिश करते हैं कि गाने की बजाय एक-एक नेशनल सॉन्ग ही और एक-एक राइट, हमें सुना दें। सही है। यौम-ए-आज़ादी तो की खुशी में। आप कोई नेशनल सॉन्ग फिर जवाद साहब से सुनते हैं, फिर बिल्कुल। आपने कोई सुना रैपिड फायर भी बना रखा है। मैंने रैपिड फायर भी बनाया है, पर बहुत से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना जी, चाहूँगी, पूछ ज़रूर, लें लेकिन आप। ज़रूर। नहीं, लेकिन मैं आसान, चाहती हूँ कि पहले हम एक तराना सुनें आपसे पहले, जी, हिना प्लीज़। साहिबा। ओके। हर एक रात
आसमां है मेरे लिए, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर जर्रा इस वतन का एक कोहे तूर होगा, छट जाएंगे अंधेरे, हर समत नूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर शब तेरी फरोजा बदरे जमाल हम हैं, हर दिन है तेरा ताबा बदरे जमाल हम हैं। अबद के आसमां पर तेरा ज़हूर होगा, ऐसा ज़रूर होगा, ऐसा ज़रूर होगा। मशरिक की वादियों में इस्लाम की इमारत, मशरिक की वादियों में इस्लाम की इमारत, खुद शाह अंबिया ने दी थी तेरी बशारत, हर एक रगे ज़मा पर तू ही ज़बूर होगा, ऐसा ज़रूर होगा, ऐसा ज़रूर होगा। हर ज़र्रा इस वतन का एक कोहे तूर होगा, छट जाएंगे अंधेरे, हर समत नूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, वाह 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 क्या ऐसा बात है, जरूर बहुत अच्छे। होगा, बहुत क्या अच्छे, बात है, जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त। क्या बात है, जरूर होगा। क्या बात है, क्या कहने। हम्म। जी हैं आप। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो लाइन है ना, पाक सर जमीन चाँद बात, जी जी ये इसकी पंच लाइन है, ये पहले कभी किसी ने किया नहीं। मेरे ज़हन में इसलिए आई ये बात क्योंकि मुझे लगा कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक लाइन गाता हूँ कि हालाँकि मैंने कॉन्सर्ट्स करने छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं इमेजिन करता था कि क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बड़ी आवाज़ में आए तो कोई आपका जो मुखालिफ है या आपको जो दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाने वाला, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई करता है तो वो क्या लाइन होनी चाहिए कि जो कि हज़ारों लोग मिलके गाएँ, तो हैबत बैठ जाए कि किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा इस तरफ देखे। तो मेरे ज़हन में आता था कि ये जो पाकिस्तान का कौमी तराना है ना, इसको मैंने बड़ी दफ़ा यूज़ किया है अपने गानों में। पहली दफ़ा मैंने दोस्ती में किया था, पूरा स्टैंज़ा ही पहले किया था, लोग खड़े करके मैं उनको पहले तराना पढ़वाता हूँ, उसके बाद मैं अपने बिल्कुल। वो गाना करता हूँ शुरू। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने वो पाक से ज़मीन चाहत बात जो लाइन है, उसको पंच लाइन बना दिया इसका, कोरस लाइन। वो मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूँगा ना कि मिलकर कहो बुलंद आवाज़, जब मैं गा रहा हूँगा ना तो आप इमेजिन करें कि उसके बाद जो पाक से ज़मीन शाद बाज़ आता है तो वो जब मैं कहूँ कि मिलकर कहो बुलंद आवाज़, अब मेरे सामने हज़ारों लोग बैठे हैं और वो एक ही आवाज़ ये आए, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। जरूर जबरदस्त। जरूर बीइंग अ पॉप आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि मैं तो इसी तरह देखता हूँ चीज़ों को, कमर्शियल गाना जब हम्म, करना होता है। उकाब की तरह जियो, शेर की मानिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना।
मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद, कुव्वत ताकत जुर्रत हिम्मत, कुव्वत ताकत जुर्रत हिम्मत, जज्बा मेहनत जिनकी अलामत है, ऐसा मेरा देश है, ऐसे मेरे लोग, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद। वाह 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 जबरदस्त वाह, जबरदस्त वाह। गूज क्या बात है, क्या Thank बात you. है। अमेजिंग नेशनल एंथम को ये जो बलबला आपने जोश किस है। खूबसूरती से हाँ यूज जी। किया है। बहुत शुक्रिया। और ये जश्न आज़ादी के लिए 14 अगस्त के लिए बना है स्पेशल। ये मैंने बनाया है। मैं थोड़ी सी नीम सियासी बात सिर्फ करूंगा, नहीं ज्यादा करना। मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगा। जी जी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सियासी पार्टियां जो होती हैं ना, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि किसी भी मुल्क में वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी करते हैं, मुल्क दुश्मनी की हद तक ना जाए। आप ख़ास तौर पे अगर मुल्क के ऊपर कोई ख़तरात मंडलाएं और आप उसके अंदर भी मुल्क को क्रिटिसाइज़ करें, उसके इदारों को, तो ये तो मुल्क दुश्मनी है, साफ-साफ मुल्क दुश्मनी है। और मैं एक ऐसा सियासी पार्टी का आदमी हूँ जिसने कभी बूट पॉलिश नहीं किया, ना कभी करूँगा। मैं आपको ये गाना भी बताता हूँ, जब मैंने ये गाना बना लिया, मैंने खुद इसको बनाया, कंपोज़ किया, लिखा, अरेंजमेंट किया, वीडियो बनाया, सब कर लिया और उसके बाद मैंने इसको रिलीज़ किया, तो आईएसपीआर ने कहा जी, और मैं आईएसपीआर मेरा अदारा है, भी और फौज ही मेरा अदारा है और मैं तो इनके साथ खड़ा हूँगा, जब भी कोई भी जंग के साए मंडलाएँगे और अभी तक मंडला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है। हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया को अगर अकल आ गई है। तो मैंने तो इसलिए किया ये गाना कि मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है ये। मैं सिंगर भी हूँ और मैंने तराने बहुत बड़े गाए हैं। मैं एक बड़ी बात भी कर गया था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे किसी ने कहा था, वो किंग वाली बात, कोई किंग-शिंग नहीं हूँ मैं, कोई भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि तराने मेरे नाम लगे हुए हैं, मेरे नाम बहुत बड़े-बड़े तराने लगे हुए हैं। जीत की लगन, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, फिर ये दोस्ती है। ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ तो वही लगना, तुम आपके जीतो गाने या की हारो वजह हमें से तुमसे तो प्यार है। मैंने हम कहा अक्सर कि इस डिस्कस वक़्त ये करते गाना हैं। कर देना चाहिए। आपको पता नहीं, मैंने ये 23 साल बाद किया। हाँ ये वाला मैंने सॉन्ग है। आईएसपीआर के साथ पहला गाना जब किया था दोस्ती, मैंने 2001 में किया था, 24 साल बाद। 24 साल बाद। मैंने 24 साल बाद, और ये भी मैंने आईएसपीआर ने मेरे से गाना लेके उन्होंने भी रिलीज़ किया, ये उनका प्यार है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो गाना है ये पूरे पाकिस्तान में फैला दें ये, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कहा ना कि इसके अंदर जो हैबत है ना, पाक सर ज़मीन शाद बात के अंदर एक बड़ी आवाज़ जो आएगी, वो मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया को ये पैगाम देगी कि हमारी तरफ उल्टे सीधे तरीके से या मैली आँख से ना देखो। सर ये पूरी दुनिया में फैल चुका गाना, आपने देखा नहीं इसके रिजल्ट्स, ये पूरी बहुत दुनिया शुक्रिया। में ये जो तुम 2-3 जीतो। दिन आज़ादी है, आज़ादी पाकिस्तान में तो मनाई जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे सालाना पाकिस्तानी आ जाते हैं, वो बिल्ले लगा के। लेकिन ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में, हुँ। वो जश्न आज़ादी का बड़े और जोश से मनाता है। आप लोग तो जाते रहते हैं हुँ। बाहर, और कितने कॉन्सर्ट्स आपने बिल्कुल, आज़ादी के बाहर बिल्कुल, किए हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो बाहर आपका गाना पाकिस्तान से ज़्यादा सुना जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है। बाहर बहुत पाक सर ज़मीन शादबाद और हमेशा शादबाद। हाँ, यकीनन। हाँ। तो जी मिस। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम बचपन को देखते हैं तो ज़ाहिर है 14 अगस्त बचपन वाली बहुत डिफरेंट होती थी और अब तो हाँ जी। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। अब तो मेरे ख्याल से बच्चे उस तरह मनाते भी नहीं जिस तरह हमने मनाई थी। हुँ। तो क्या कभी आपने भी जो फ्लैग्स होते थे, छोटे स्टिकर्स होते थे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के, उनको आटे से लगाया, पेस्ट किया और रात छत को, पे चढ़ के झंडा छत पे लगाया चढ़ के और गली में मतलब देखा किसका बड़ा हाँ झंडा है और जी, हमारा कोई कितना ऐसे है। कॉम्पिटिशन्स कुछ रिवाइव आपको होता है, कुछ मेमोरी याद बिल्कुल आती है? होते हैं। वो मोमबत्तियाँ भी जो है ना दीवार पे लगाते थे, वो हाँ जी, उसको गिरा के ना, वो बचपन में बड़ा बिल्कुल ग्लू की फ़ैसिनेशन तरह। होती थी कि ऐसे पहले मोम को गिराओ, फिर अब वो उसके जमने से पहले-पहले इसके ऊपर वो लगा दो। तो ये सारा कुछ किया हुआ है, बड़ा मज़ा आता था। हम तो उस ज़माने के हैं, देखें, जब ईद कार्ड होते थे, जब या आज़ादी के राइट, कार्ड होते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो लोग उसपे मैसेजेस लिख के भेजते थे एक-दूसरे राइट। को। मैं आपको सच बताऊँ, ये जो मैसेज है ना,
इसका तो मोबाइल वो मजा ही नहीं है जो नहीं, जो ईद जो कार्ड का होता था। हम्म। उन चीज़ों का हाँ, था। वो तो अपने हाथ से लिखी हुई चीज होती अब तो थी। शादी कार्ड भी इस पे आ रहा है व्हाट्सएप बल्कि एक पे निकाह सलामी निकाहनामा भी आ रहा है कुछ अरसे में व्हाट्सएप का ते ही उन्हें क्या कर लो कितने दूर जाना किधरे इससे अगला ये ना हो कहीं कि वीडियो पे निकाह भी हो जाए कि सबने अपने अपने मोबाइल पकड़े हो है ना अब सब और कुछ वो टेक्नोलॉजी। है ना निकाह देख रहे हो। जी, अम्मी के आटे से थोड़ा सा आटा निकाल के झंडियों पे आप करती थी? बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, झंडियाँ लगाई हुई हैं मैंने, बिल्कुल वो जो क्या उसको कहते हैं, धागे के साथ लगा अच्छा लगा के, और वो ग्लू की तरह इस्तेमाल हाँ, करना बिल्कुल उसको। याद है मुझे, बड़ा अब तो वो मज़ा आता चीज़ें हम मिस करते हैं, वो ज़माना नहीं रहा। बिल्कुल लेकिन इससे रैपिड फायर की तरफ आएँगे, मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम लूँगी, आपने उनको कुछ सजेस्ट करना है। हम्म, बल्कि अगर आपने किसी को अगर गाने की ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी हो, तो आप किनको करेंगे? महविश हयात, आइमा बेग और हेरा मानी जो है, उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपने इन तीनों में से किसी को गाना सिखाना हो। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तो मुझे महविश याद का पता नहीं है, वो गाती है। उन्होंने भी हाँ, शौक है गाती उनको हैं, उन अच्छा गाती गाती हैं। हैं, उन्होंने शौक है अच्छा, तीनों ने मेरा गाए ख्याल हैं। है मेरे हीरा मानी को सबसे पहले बिल्कुल। ट्रेनिंग आप चाहिए। यू वुड लाइक टू उसके बाद महविश हयात को। तीसरी कौन है? आइमा बेग। आइमा हाँ, तो फिर गा रही आयमा है बेग। आइमा इज़ अ हाँ, या ऑफ कोर्स शी इज मोर ऑफ अ सिंगर देन एन एक्टर, तो हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है। ट्रू। और अगर आपने कुछ सजेस्ट करना हो, तो कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम लूँगी मैं। मरियम नवाज़ साहिबा, क्या सजेशन देंगे? मेरा अपना ख्याल ये है, अगर मैं सिंसियर मशवरा दूं, कि वो नमूदो नुमाइश कम करें और काम जो है वो खुद बोलेगा तो काम ज़्यादा करें। काम वैसे वो कर रही हैं काफ़ी, मेरा ख़्याल है। हुँ। लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा ये काम ये भी करती हैं नमूदो नुमाइश, तो लोग फिर थोड़ा-सा वो कहते हैं कि जी ये तो जितना पैसा कामों पे लग रहा है उतना ही तशहीर मार्केटिंग पे। तशहीर में लग रहा है। जी, लेकिन ये क्या करें, ये सियासत अजीब हो गई हुई है ना, सब लोग ये करते हैं। इमरान खान ने भी किया है, वो आपको पता होगा, वो जो पता नहीं भूखा कोई ना सोए, हाँ, और वो पता नहीं रोटी कपड़ा क्या-क्या मकान। पनागाहें और पनाहगाहें और वो वो सब करते हैं, अब क्या बंदा दस्तरखान करे? ये तो मैं फिर कहूँगा, आप कहेंगे बार-बार कह रहा है, जब तक आम लोगों की पार्टी नहीं आएगी हम्म, और वो अपने पैसे को कौम का पैसा नहीं समझेंगे, ये नहीं होगा। और मुतमिन लोग होने चाहिए, हम्म, जिन्होंने छोटे यकीनन। घर में भी रहना ठीक है, जिनके लिए जिनको और कुछ चाहिए नहीं है ज़िंदगी में। अब ये तो सब लोग आपको पता है, अब सारी बातें छोड़ें, आप कहते हैं इमरान खान ईमानदार है, तोशा खाना में उसने पैसे बनाए, मैं तो कभी नहीं बना सकता। मैं तो मर जाऊँगा लेकिन ये काम नहीं कर सकता। ये नीम को पता है। ये कौन कर सकता है कि जाके बड़े-बड़ी बातें करके तो अब जाके इनमें से कोई भी जो है ना, इसको ऐसा नहीं है जिसको लालच ना हो। ये सब लालची हैं। तो बहरहाल ये कोई आम लोगों को अक्ल आएगी, शऊर आएगा तो ठीक होगा सब कुछ। इमरान खान को अगर आपने कुछ सजेस्ट करना हो। उनको बस मैं यही कहूँगी कि जिस कदर पावर से वो बोलते थे ना, और जिस तरह उनकी तकरीर में एक जोशीला अंदाज़ होता था, उनके काम में मुझे वो रिएक्ट नज़र नहीं आया। मेरा ख़्याल है वो होना चाहिए था। यूथ को उनसे बड़ी होप थी, और मैंने देखा यूथ बहुत ज़्यादा उनके साथ रही भी है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आया कुछ? बट वो ये भी कहते हैं कि टाइम हमारे पास बहुत कम था, जो इतनी टाइम से पहले काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? टाइम उनको कम मिला। तकरीर ज़्यादा जोशीली थी। अगला प्राइम मिनिस्टर आपको क्या लगता है कौन हो सकता है अगर नॉमिनेशंस में मिस्टर बिलावल है, मिस मिस मरियम है? मैं तो दोनों को नहीं चाहूँगा। एक सरमायादार की बेटी हैं और एक जो है वो जागीरदार का बेटा है। मैं तो चाहूँगा कि कोई किसी क्लर्क का, किसी प्रोफ़ेसर का, किसी डॉक्टर इंजीनियर का और किसी मज़दूर किसान का बेटा जो है वो या बेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अगर देखते हैं हम दोनों भाइयों को, मिस्टर नवाज़ शरीफ और मिस्टर शहबाज शरीफ को, दोनों की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ में से कौन बेहतर लगता है आपको फ्रंट ग्राउंड पे? आई थिंक शहबाज शरीफ साहब, उनको मैंने चूँकि पॉलिटिकल वज़ीर आला पंजाब भी देखा है और उन्होंने बड़ा काम किया उस हवाले से। शहबाज शरीफ साहब की तो क्या ही बात है। लेकिन जैसे वो यहाँ काम कर रहे थे पंजाब में, उम्मीद है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में भी उसी तरह से कुछ करें वो नज़र नहीं आ रहा। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जितनी भी आपके सामने आती है, जिनके भी अभी हमने ज़िक्र किया है, उनमें से आपको क्या लगता है कि किसको एक्टर या एक्ट्रेस होना चाहिए था, पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए था? अच्छा, मेरा अपना ये ख़्याल है कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये एक्टर भी होते हैं साथ में। हाँ, तो कौन सा इसलिए अब क्या बंदा कहे, वो इनको अगर आज भी ये स्विच कर लें ना अपना जी, शोबा, तो ये एक्टिंग में बड़ा अच्छा कमाल दिखाएँगे। यानी कि सारे के सारे जो है वो सब एक्टर्स हैं। अब तो टिकटॉक तक बना रहे हैं सारे। अब वो मतलब आम आम लोग होते हैं जो पार्टीज़ में छोटी-छोटी पोज़ीशंस पे होते हैं। वो ही टिकटॉक बना रहे होते हैं, तो क्या इंसान जश्न उनके बारे में आज़ादी कहे? का सियासी रैपिड फायर जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो जारी था। हाँ। और बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आप तशरीफ़ लाए, हिना जी आप तशरीफ़ लाईं और बड़े ही ये खूबसूरत लम्हात हैं। ज़ाहिर है कि यकीनन। हम
जो है जश्न आज़ादी स्पेशल शो कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आप लोगों से सुनी और नाज़रीन सुन रहे हैं और नेशनल सॉन्ग सुने हैं और एक जिसको कहते हैं कि पाकिस्तानी होने का एक वो अज़म और एक वो जज़्बा वो ताज़ा कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने भी बहुत बड़ी शुक्रिया। खूबसूरत गुफ्तगू की है हमेशा की थैंक तरह। यू। हाँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपके मेरे हर दिल अज़ीज़ जवाद अहमद और हिना नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और हम जश्न आज़ादी स्पेशल शो में आपसे मुखातिब थे और आपने जवाद साहब की गुफ्तगू सुनी, हिना की गुफ्तगू सुनी और लुबे-लुबाब ये है यूथ के लिए कि मेहनत करिए, मेहनत हमेशा रंग लाती है बेशक। और ये धरती हमारी माँ है, इसकी हिफाज़त हम सबका फ़र्ज़ है। जवाद अहमद, हिना नसरुल्लाह, बुशरा खान और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।